जो अभी ऋषि साहब ने भी बताया कि ये जो विलेज विलेज में जो रोड बनाया है आपका थ्रू बनाया बोला है, लेकिन जो फॉर्मर एमएलए और मिनिस्टर यहाँ का उनका कहना है कि उन्होंने बनाया, तो किसमें सच्चाई है? तो उसको मैं रिप्लाई देता हूँ। जो पीएमजीएस रोड बोलता है ना, फर्स्ट पेज को वो हम लोग बना दिया है नाबुंटू के साथ समय में। सेकेंड पेज का एमएलए जरूरत नहीं है, वो मेंटेनेंस है, वो फॉलो अप है। अभी नया स्कीम नहीं है ना, जो पेमेंट है, जो आपका जो ब्लॉक लगा है ना उसका, वो तो मेंटेनेंस स्टेज है। सेकेंड तो स्टेज 2, इसलिए वाला स्टेज 1 में शुरू में नया स्कीम में हमारे समय में तो के साथ मदद करके हुआ। अभी मेंटेनेंस तो बिना एमएलए हो जाता है कि नहीं? वही है। आफ्टरनून ऑल द मेरी फ्रेंड्स, I'd like to introduce those who are here. He is Nabun Tuki, President of APCC and former Chief Minister, and now Lok Sabha candidate of One West. Right side is Mr. Takam Sanjay, former MP, former Minister, former President, and he is now campaign committee chairman of Arunachal Pradesh Congress Committee. And extreme right is Techi Teki Tara. He is a working president of APCC. Then left is Rajanani, vice president APCC and chairman of West Assembly Parliament Constituency. And extreme left is Padi Gayu. He is a district Congress committee president. आज हम जो यहाँ आया है, आप लोग का माध्यम से जितना भी इस जीरो का जनता को मैसेज पास करने के लिए नाबुन तुकी को क्यों वोट देना है, ये मैं 2 शब्द बोलूँगा। नाबुन तुकी क्यों वोट देना है, जीरो बासी स्पेशली आपातनी बायो बायनो, बस उसका अचीवमेंट ये मिनी सेक्रेटरिएट आपका सामने में है, और जो फर्स्ट मिनी सेक्रेटरिएट है सबसे बेस्ट भी है। सेकेंड जो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो पारी हुए जो आउट स्टेडियम है उन्होंने बना के दिया, इंडोर मल्टीपल इंडोर हॉल तो उसके सामने इंडोर हॉल है वो भी उन्होंने बना के दिया टुकी साहब ने उसका सीएम समय में। और जो आपका सामने में जो मिनी सेक्रेटरी में आपका मल्टीपर्पज मल्टी स्टोरेज पार्किंग प्लेस उन्होंने दिया। अपने जितना भी रोड जो बनाया है सीसी पेमेंट अरुणाचल फर्स्ट सीसी पेमेंट है उन्होंने दिया है। आपका जो एजुकेशन सेक्टर में और ये टेक्निकल जो हायर एजुकेशन सेक्टर में यूनिवर्सिटी बना के दिया, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, और आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज बना के दिया, आईटीआई बना के दिया, और उसके बाद में आपका ये हाई एल्टीट्यूड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर काडो में वो भी एनईसी से बना के दिया। और उसके बाद में आपका जो रिंग रोड जो वेस्टर्न रिंग रोड जो आपका जो लोअर रिंग रोड उन्होंने बना के दिया। और उसके बाद में एसडी ऑफिस अभी जो टीएससी ऑफिस जो ये आपका जो ऑफिस अभी उन लोग जो रखा है ऑक्यूपाई किया, आपका सीओ पोस्ट को एसडीओ बना के बिल्डिंग में साथ में दिया है। और आपका जो पीएमजीएस रोड जैसे आपका कादोतू आपका ये कादोतू आपका ये खिजा उन्होंने बना के दिया है। और आपका ये होंग टू दिलो पोजांग जितने भी रोड आप बना के उसका जो दिया है तुकी साहब ने। और अब सीआरएफ रोड आपका रेरू टूस आपका ये ईस्टर्न रिंग रोड उन्होंने दिया है। खिजा में ट्राइबल मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स ऑनर से आपका ये रोड बना के दिया खिजा टू म्योची। और आपका माइनॉरिटी जो सेक्टर में एमएसटीपी बोलता है उसमें आपका जो डबल स्टोरी बिल्डिंग उस गर्ल हॉस्टल क्लासरूम दूटा स्कूल बना के दिया, खिजा में बना के दिया, और खिजा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी और टाजान सेकेंडरी स्कूल, बला सेकेंडरी स्कूल
देन आपका ये होंग सेकेंडरी स्कूल हारी, और ये हाई सेकेंडरी में गर्ल्स हॉस्टल बना के दिया, डबल स्टोर क्लासरूम बना के दिया। इतना बना उसका जो अचीवमेंट, और अचीवमेंट बहुत है। खास करके जो 2013 में डिजास्टर हुआ था, आपके जितना खेत खराब हो गया था, सब रो रहा था। जो हमारा माँ लोग, जो पिताजी लोग, हाँ बहन लोग, इतना सुंदर से खेती बना के रखा, उसमें जो पूरा ये खराब हो गया था। देन उन्होंने 2 करोड़ दिया, 2 करोड़ एक एक फैमिली को 10,000 15,000 मिला है। कैसे नाबुतुकी साहब को भूल सकता है? आप कैसे भूल सकता है? तो किस लिए वोट देना है? ये अचीवमेंट इसके लिए देना है। और कोई कैंडिडेट इतना बनाया तो दे दो। अगर ऐसा नहीं बना, तुकी साहब का कॉम्परेट में नहीं है, तो तुकी साहब वोट दो। ये मेरा अपील है। और एक तो है आपका ये निसी अपतने समिट। पहले हम लोग का हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग था। दोनों मनंग है, अजिंग है, फ्रेंड्स है। तो उसका जब चीफ मिनिस्टर था नाबुतुकी जी, तकम से एमपी था, मैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी था। मीटिंग निसी एलाइंस सोसाइटी और आपातनी जितना भी सीनियर ऑफिसर बुला के, उस समय हमारा आपातनी का एपेक्स बोर्ड नहीं था, तो इसलिए वो सीनियर ऑफिसर बुला के हम लोग बोला कैसे इसको निपटाएगा, कैसे जो छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग हम लोग खत्म कर सकता है। तो उसके बाद में नाबुतुकी ने कन्वेन करके, संजय साहब एमपी था, हम पार्लियामेंट सेक्रेटरी था, पूरा ऑफिसर निसी एलाइंस बैठ के हम लोग ऐसे एक सोल्यूशन निकला। ओके, अब हम लोग निसी आपातन शामिल करेंगे। निसी आपातन शामिल करने के लिए 1 करोड़ 50 लाख दिया, नाबुतुकी सैंक्शन करके दिया। उसका बाद में हम लोग 2015 में निसी आपातन शामिल हुआ। आज हम लोग का इतना अच्छा भाईचारा हो गया, इतना प्रिंसिप हो गया, कभी मिसाने से नहीं होता है। इंडिविजुअल तो होता है, ये कॉमन लाइन पूरा खत्म हो गया। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ नाबुतुकी। आप कैसा भूल सकता है? आप नहीं भूल सकता है। इसलिए मेरा अपील है नाबुतुकी साहब को इस बार देना है। अगर इसको देने से, मौका देने से, एमपी चीफ मिनिस्टर बन के इतना मदद किया, अगर वो एमपी बनेगा और दिल्ली से ज़्यादा सैंक्शन आ सकता है। आपातन के लिए बहुत अच्छा होगा। यही मेरा अपील है। और बहुत सा छोटा छोटा बहुत है, उसको गिनने से हमारा समय जाएगा। अभी मैं नाबुतुकी साहब को रिक्वेस्ट करता और थोड़ा ब्रीफ कीजिए। ये सब थोड़ा बोलेगा क्या? आप बोलते इसमें गारंटी को तो बताइएगा ना। सप्लीमेंट करना। No kajin, non supplement delimitation. नमस्ते सबको। मेरा कैंपेन 26 को नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 29 तारीख को स्क्रूटिनी होने के बाद में कैंपेन शुरू किया। और कैंपेन वहाँ से हुए सियांग, सियुमे, सियांग, लपारादा, अपर सुबनसिरी, कमले डिस्ट्रिक्ट होते हुए करादादी कुरुंग में, उसके बाद नया डिस्ट्रिक्ट कई पाइनियर, उसके बाद पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट से होते हुए पाकी केसंग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग जाके कल लोअर सियांग कल कैंपेन किया। और आज लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आया हूँ। शायद आज सेकेंड लास्ट डे होगा, जो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल का मुताबिक सेकेंड लास्ट डे होगा। कल तक तो शायद कल ख़त्म हो जाएगा कैंपेन पीरियड जो है, क्योंकि 48 आवर से पहले कैंपेन तो नहीं कर पाएगा। तो आप सबको मिलके बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया आपका जीरो प्रेस क्लब को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे साथ में मेरा दोस्त लोग एक साथ में मिल गया जीरो में। जीरो हमारा पुराना हेडक्वार्टर है, बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है। जब नेपा
समय से 5 डिस्ट्रिक्ट था, हम लोग सभी सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था। अभी सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट से जन्म लेकर के कितना सारा डिस्ट्रिक्ट निकल गया। पपमपारे डिस्ट्रिक्ट, करादादी, कुरुंगकमे, कामले, केयूपायर, अपर सुबनसिरी, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से निकाला। ये हम लोग का मदर डिस्ट्रिक्ट है। इन सबसे सुंदर जगह अरुणाचल में से सबसे सुंदर जगह, लार्जेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस जीरो, वो अभी वर्ल्ड मैप में भी आ गया। जीरो के लिए जो भी काम किया मेरा दोस्त पदरीचो साहब ने बता भी दिया, और मैं तो ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि हम तो काम करने के लिए चुना, काम करने के लिए लीडर बना, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव रहा। 30 साल में स्टेट पॉलिटिक्स में रहा, तो सब लोग के लिए सेवा करने के लिए कोशिश तो ज़रूर किया हूँ। हर कोने कोने अरुणाचल में कितना जो गांव है, कितना शहर है, कितना डिस्ट्रिक्ट है और सब डिवीज़न हेडक्वार्टर है, ESC और सर्कल हेडक्वार्टर तक पहुँचने में कोशिश किया था, और कोशिश भी किया। अभी जो नया जो बन गया उसका अलावा, जीरो तो मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ का लोग सब जान पहचान है, क्लोज फ्रेंड लोग बहुत सारा यहाँ से है, बहुत सारा ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है, बहुत सबसे जान पहचान हूँ। जो सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स है सबसे जान पहचान मैं हूँ। जब PK तुंगन का गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर समय से लेकर के हम लोग तो एक वफादार वर्कर रहा। अपन का जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, उसके साथ हम वर्कर रहा। मुकुट मिट्टी के साथ वर्कर किया, दर्जी खादू के साथ वर्कर किया, और जाते जाते आपका राम कमलिन के साथ मिनिस्टर रहा। और मैं खुद मुख्यमंत्री आधा टर्म 2 बार 5 साल में रहा। तो 30 साल मेरा पॉलिटिकल सर्विस में अरुणाचल के लिए काम करने के लिए बहुत कोशिश किया हूँ, और किया भी है। बहुत शुरुआत किया है, जिस प्रकार से हम यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम शुरू किया, और एक स्पोर्ट्स पॉलिसी यूथ लोगों के लिए। अभी जो स्पोर्ट्स अरुणाचल में नाम कमा रहा है, जो 10% जॉब रिजर्वेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मैंने शुरू किया, और बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया है। इस प्रकार से टूरिज़्म पॉलिसी बनाया। तो अभी नया टूरिज़्म डेवलपमेंट, अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जीरो भी एक सेंटर हो गया है। तवांग, बमदिला, मेचुका, बहुत जगह भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बनना शुरू हो गया। क्योंकि हम तो लेस स्टार्टर है अरुणाचल का विषय में। हम लोग 1972 में यहाँ इंदिरा गांधी आके नेपाल को यूनियन टेरिटरी बनाया जीरो में, और 1987 में राजीव गांधी आकर के स्टेट दिया है। अभी स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजीव गांधी का नाम में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रखा है। तो दूसरा प्रदेश का कंपेयर में तो अरुणाचल तो नया प्रदेश है, लेकिन हम लोग ने बहुत काम करने के लिए कोशिश किया, सब लोग मिलके। यहाँ मैं इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैं विधानसभा को जितना लड़ना था 6 बार लड़ चुका हूँ। इस बार लोकसभा लड़ने के लिए मैं मंजूरी दी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हाई कमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी लोगों ने चाहता था कि हम लोकसभा लड़ें, तो इसलिए हम लोकसभा लड़ रहा हूँ। यहाँ पार्टी का कुछ गारंटी है, वो आप सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि अब ऑलरेडी ये ब्रीफिंग दे चुका है। ऑलरेडी आपको ब्रीफिंग तो मिल चुका होगा, ये गारंटी कार्ड है। ये सबको तो आप देख चुका होगा, तो उसको दोबारा बताने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें से जो मेजर इश्यूज है, जिस प्रकार से जो यूथ के लिए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो हर महीना 8,500 रुपया और साल में 1 लाख रुपया हर यूथ को मिलेगा। जब तक रेगुलर नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मिलते रहेगा। और सिक्योरिटी के लिए
क्योंकि बेरोजगार यूथ के लिए एक सिक्योरिटी को ज़रूरी था, तो वो सिक्योरिटी के लिए। और महिलाओं के लिए जो इनकम सोर्स नहीं है, जिसका पास कोई सुविधा नहीं है, इन लोगों के लिए भी 8,500 हर महीना और 1 लाख हर साल को महिलाओं को मिलेगा। ये गारंटी है, ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। इसी प्रकार से अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो पेपर लीकेज हो रहा है, पेपर सेलिंग हो रहा है, जो APCS में जो PSO चला है, उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। एक ट्रांसपेरेंट जो सिक्योर पॉलिसी लाएगा, एक्ट को अमेंडमेंट लाएगा, लेके जो भारतवर्ष में 30 लाख नौकरी जो खाली पड़ा है, जो 30 लाख पद जो खाली पड़ा हुआ है, जो वर्तमान सरकार ने 10 साल में रिक्रूटमेंट नहीं किया, उसको कांग्रेस पार्टी 1 साल का अंदर में उसका रिक्रूटमेंट करेगा और नौजवान यूथ्स को, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को, उसको नौकरी दिलाने का काम करेगा। और अभी का वर्तमान का बहुत बड़ा मुद्दा है, हर प्रदेश में, हर देश में, विशेष करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत दुख भरी कहानी है। क्योंकि एक सरकार ने नया पेंशन लाया, न्यू पेंशन स्कीम लाया। वो न्यू पेंशन स्कीम्स जो अभी जो हकीकत में देखा जाए तो ये नो पेंशन स्कीम जैसे है। एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है उसमें से। इवन आफ्टर द रिटायरमेंट के बाद भी कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो इनसिक्योर पॉलिसी लाया ये वर्तमान सरकार ने, इसलिए उसको अभी एम्प्लॉय लोग का डिमांड है कि वो लोग जो पुराना जो पेंशन स्कीम है वो सबसे बेहतर था, बहुत अच्छा था। इसलिए कांग्रेस समय में बनाया था जो ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुराना पेंशन था वो अच्छा था। इसलिए अभी सबका मांग है कि उसको न्यू पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम को ही कंटिन्यू करना है। तो हम लोगों ने वादा किया, गारंटी दिया, कांग्रेस सरकार आते ही हर प्रदेश में हम लोग एम्प्लॉय का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम ओल्ड पेंशन स्कीम्स को लागू करेंगे, बहुत जल्दी से जल्दी लागू करेंगे। ये हम लोग ने निर्णय लिया है। और एम्प्लॉयज़ के लिए और भी एक टेंशन वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि 8 CPC 7 CPC तो हो गया है, अभी चल रहा है, लेकिन 8 CPC के लिए अभी तक वर्तमान सरकार ने उसको लागू नहीं किया, माने कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया। जब उसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा तो फिर आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए फिर कैसे इंक्रीमेंट बढ़ेगा, कैसे सैलरी बढ़ेगा, क्योंकि हर महीना हर साल समय जो एसेंशियल सर्विसेज है, एसेंशियल जो कमोडिटीज़ है वो तो बढ़ रहा है, सामान का बढ़ रहा है, तेल का दाम, गैस का दाम, खाने पीने का दाम, हर चीज़ दाम सब बढ़ रहा है। तो सैलरी भी, तनख्वाह भी तो बढ़ना चाहिए। तो ये इसमें बढ़ने का सुविधा नहीं है, तो इसलिए 8 CPC को कंसिडर करना बहुत ज़रूरी था, अभी तक नहीं किया है। तो वो लोग एम्प्लॉय लोग के लिए इनसिक्योर फील हो रहा है। हम लोग वादा करते हैं, कांग्रेस पार्टी वादा करते हैं, सरकार आएगा तो 8 CPC जल्दी से जल्दी गठन करेगा और 2025-24 से 8 CPC का वो लागू होगा, जिससे उन लोग को 40 to 50% का जो ग्रोथ मिलेगा, जो इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी का बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट में काम करने वाला, जो सेवा करने वाला लोग का भी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। वो सिक्योरिटी का ध्यान हम लोग देंगे, हम लोग करेंगे। और अभी और भी इनसिक्योर वाला काम कर रहा है वर्तमान सरकार ने, और काम कर दिया गया, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में आप जाके देखो, वॉक इन इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट में क्या रिक्रूटमेंट है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, पार्ट टाइम जॉब, नौकरी दिया है तो 1 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, और बहुत ज़्यादा अपना सरकार का 3 और 5 साल के लिए नौकरी। दैट मीन्स इनसिक्योर लाइफ। कोई उन लोग के लिए एज चला जाएगा, उसका फैमिली होगा, उसका फैमिली का रिस्क कौन लेगा, कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, इस प्रकार से नीति बनाते हैं सरकार। तो हम लोग इसलिए कांग्रेस सरकार ने वादा किया है कि गारंटी दिया है कि ये कांग्रेस सरकार
इंडिया गठबंधन सरकार आते ही ये हर जो एडोक कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी को बंद करेगा और उसको रेगुलर नौकरी में बदलेगा, उसको कन्वर्ट करेगा कि रेगुलर नौकरी में जिसको भी देगा तो रेगुलर नौकरी देगा, उसका लाइफ को सिक्योर करेगा। ये कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस का पार्टी ने ये गारंटी दिया है। बहुत कुछ है, लंबा हो जाएगा, आपको पेपर दे देंगे, पेपर में आप सबको कवर हो जाएगा। और जो विशेष करके एक मेजर इशू है जो मनरेगा तो कॉमन आदमी के लिए है, सब गाँव के लिए है, शहर के लिए, हर लोगों के लिए, ये हर परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो ये भी गारंटी है, वो गारंटी में आपका 200 रुपया हर दिन को मिल रहा है, उसको कांग्रेस सरकार आते ही उसको डबल हो जाएगा, 400 रुपया कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का वादा है, वो गारंटी है। और यहाँ आप सब मालूम है जो राइट टू इंफॉर्मेशन किसने लाया, कांग्रेस सरकार ने लाया, मनमोहन सिंह जी का गवर्नमेंट का अंदर में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लाया। अभी हर चीज़ का पेपर आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट वे में, कागज़ हर डिपार्टमेंट का सरकार का काम काज को निकाल सकते हैं। इसलिए जो 30 लाख जो नौकरी जो वैकेंट पड़ा था उसको भी आरटीआई उसी एक्ट का अनुसार पर आरटीआई करके निकल के दिखाई तो भारतवर्ष में 30 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है, भरा नहीं है। ये आरटीआई नहीं होने से ये पता नहीं चलना था, ये आरटीआई एक्ट के वजह से इंफॉर्मेशन मिल गया। अभी यूथ के लिए ये बहुत बड़ा पैदा हो जाएगा, 30 लाख यूथ को नौकरी मिलेगा 1 साल के अंदर, आप सोच के देखिए। और राइट टू फूड एक्ट कांग्रेस पार्टी सरकार ने बनाया था कि हर इंसान को, ये ह्यूमैनिटी सर्विसेज है, हर इंसान को जीना है, क्योंकि जीने के लिए काम तो करना है, लेकिन कोई ऐसे लोग भी है अपना काम करने के लिए ज़मीन नहीं है, ज़मीन का कमी है। पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन ज़मीन तो नहीं बढ़ सकता, तो लैंडलेस वाला तो बहुत है ना। और जिससे लैंड होते हुए भी हर साल भर के लिए नहीं निकलता है, प्रोडक्शन नहीं होता है। जो मैक्सिमम तो कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो व्यापारी के लिए, लेकिन कोई अपना सफिशेंट प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसलिए राइट टू फूड ये बहुत बड़ा डिसीजन है। उस समय में कांग्रेस सरकार ने फ्री राइस टू ऑल सिटीजन, हर फैमिली को फ्री राइस, जितना मेंबर होगा उससे मैंने फ्री खाने के लिए वो जो उन्होंने सरकार ने उस समय का कांग्रेस सरकार ने जो बना के दिया, आज तक ये हमारा प्रदेश में बहुत पैदा मिला है। विशेष करके जो इंटीरियर बॉर्डर एरियाज में, जो चाइना बॉर्डर में, भूटान बॉर्डर में, म्यांमार बॉर्डर में, और वो इसमें रेशन वहाँ बहुत फ्री मिल रहा है। और हम लोग का यहाँ भी फ्री मिल रहा होगा, लोअर सुबनसिरी में, जीरो वैली में भी, गांव में जो भी चावल बुरी को दे रहा है वो उसी एक्ट का अनुसार पर दे रहा है। कांग्रेस सरकार ने उसको शुरू किया था। तो इस प्रकार से बहुत सारा विषय है चर्चा करने के लिए, तो आपका लंबा समय नहीं लेगा। लेकिन जो वर्तमान जो गवर्नमेंट है, बीजेपी लीड एनडीए गवर्नमेंट, वो पॉलिसी प्रोग्राम आप सब तो सुना होगा। उन्होंने बहुत सारा वादा तो किया लेकिन पूरा नहीं किया। बहुत सब काम करने का विचार किया, उसका विचार जो है ग्राउंड में दिखाई नहीं देता है। तो जो भी ट्रांस अरुणाचल हाईवे हम लोग का कांग्रेस सरकार ने शुरू किया, फाउंडेशन ऑस्कर फर्नांडिस, देन यूनियन मिनिस्टर फॉर सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, वो सगाली में जाके फाउंडेशन स्टोन ले, अभी फाउंडेशन स्टोन अभी भी है। नीचीपुर से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था, यहाँ पोतिन तक ये होज तक कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उसके बाद होज से फिर पोतिन होते हुए जीरो दापर जो पासीघाट, आलो पासीघाट से होते हुए वहाँ में पूरा अरुणाचल कवर करके कानूबारी तो असम कनेक्ट होता है। ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे पूरा प्रपोजल वगैरह शुरू, सर्वे हमने शुरू किया था और उसको सेंक्शन भी करवाया था और काम कंस्ट्रक्शन कराया था। उसके बाद टेंडर भी करवाया था। टेंडर करके काम करके ये आज वो लोग क्लेम कर रहा है, वो गलत है।
हाँ, कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूशन है, वो ठीक है। ये गवर्नमेंट जो है कंटिन्यूटी होता है, चाहे पार्टी बदल सकता है, पार्टी गवर्नमेंट आएगा जाएगा, लेकिन स्कीम जो है कंटिन्यूटी चलना चाहिए, वो कंटिन्यू कराए तो बहुत अच्छा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मेरा प्रपोजल था, मेरा कॉन्सेप्ट था, और जो ज़मीन भी है, ज़्यादातर ज़मीन तो हमारा ही है, मेरा परिवार का था। इसमें संजय साहब का भी ज़मीन है, हम लोग ने डोनेट किया। डोनेट मीन्स इतना लो कॉस्ट में आज का दिन में तो हम लोग का ये हम लोग ने कोशिश किया। और स्पोर्ट्स पॉलिसी में तो आप लोग ने देखा ही है कितना हम लोग इस अभी आउटडोर एंड इंडोर स्टेडियम बनाया, डिस्ट्रिक्ट में बनाया है। जीरो में भी हमने बना के जैदापुर जो बनाया। हाँ, और अभी इस बार यूपीआ में आप लोग देखा ना, ये क्या नाम है, संतोष ट्रॉफी यूपीआ में खेला ना, पूरा ऑल इंडिया से प्लेयर टीम आके खेला है और बहुत अच्छा लगा। 15,000 लोग वहाँ विटनेस किया, तो अच्छा लगता है। हम लोग जो काम शुरू किया और अभी उसका बेनिफिट यूथ को मिल रहा है, हम लोग अच्छा लगता है। इसी प्रकार से मैं जो महिलाओं के लिए, बीमारी लोगों के लिए, गांव का लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम हमने शुरू किया था, जी चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। इस प्रकार से स्कीम ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी नहीं था। वो कॉन्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मैं कुछ एक्सपर्ट ग्रुप को बुलाया दिल्ली से और बाहर से, मुंबई कहाँ दूर से बुला करके उसको तैयार किया और एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया और उसको हम लोग हकीकत में बनाया। इट वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम। एंड वो जो यूनिवर्सल स्कीम अभी तो अलग अलग हो गया, आरोग्य से कुछ लिमिटेड बीमार का हिसाब से कुछ वो लोग ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन मेरा जो है कार्ड लेते ही जिसके ऊपर कार्ड को हॉस्पिटल में शो करेगा, डायरेक्ट ट्रीटमेंट शुरू विदाउट डिले। दौरा भी लेट नहीं होगा, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और यूनिवर्सल था, इसलिए इसमें कोई ट्राइबल या नॉन ट्राइबल भी अगर नहीं, इट इज़ ओनली फॉर द ह्यूमैनिटी। इसमें ट्राइबल को भी बेनिफिट मिलता था और नॉन ट्राइबल को भी बेनिफिट मिलता था। तो इस दिन हम देखा तो नॉन ट्राइबल लोग वहाँ में मिला था, बालकपुर में और तेंगा में और बमदिला में। तो हमको पूछा कि सर पहले आपका स्कीम तो बहुत अच्छा था, हमारा उसके वजह से मेरा बीवी का इलाज हो गया था, मेरा भाई का इलाज हो गया था, बेटा का इलाज हो गया था, लेकिन आजकल तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, वो कहाँ चला गया ना स्कीम, फिर से नहीं होगा क्या बोला। मैं बोला स्कीम तो हमारा समय में तो दिया था, लेकिन अभी नहीं है, पता नहीं वो कुछ नया नियम बना दिया होगा, अभी उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो ये उन लोग के लिए बेचारे नॉन ट्राइबल भी यहाँ अरुणाचल में काम करने वाला बहुत है, बिजनेस करने वाला, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने वाला, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो ये सब जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा जो आइडिया है, मेरा विजन है और मेरा जो कमिटमेंट है और हमारा अपना स्टेट के लिए, अपना स्टेट का लोगों के लिए, अपना भाई बहन लोगों के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मेरा एक विजन है और आइडिया था, हम शुरुआत किया है और ये हमारा कंटिन्यूटी होगा। अगर हम एमपी बन करके दिल्ली जाएगा तो थोड़ा डिफरेंस तो होगा, जो एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस का तो डिफरेंस तो मिलेगा। काम करने का तरीका, हम नीति आयोग के साथ काम किया, प्लानिंग कमीशन के साथ काम किया, हर मिनिस्ट्री में मीटिंग हुआ और सबका पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स मेरा बारे में मैं जानता हूँ। इंटरनल फंडिंग और एक्सटर्नल फंडिंग कहाँ से आता है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, वो हमको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ रिसोर्सेज किस प्रोसेस बात करते हैं, स्टेट और सेंटर का डीबीसी फंड कैसे होता है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट किस प्रकार से लिया जाता है। जैसे 14 फाइनेंस कमीशन तो मैंने किया था और मैं तो क्लेम नहीं किया, लेकिन लोग बता देगा। अब किसी भी एक्सपीरियंस लर्नेड ऑफिसर को, सीनियर ऑफिसर को पूछिए बता देगा, और कोई लीडर को पूछिए बता देगा ये हमने किस प्रकार से 14 फाइनेंस कमीशन को कन्विंस करके यहाँ में जोग्राफिकल एरिया को वेटेज में डालवाया
और फॉरेस्ट कवर को 82% फॉरेस्ट कवर को वेटेज में डाल करके हमारा जो डिविजिबल जो ग्रांट को हमने बढ़ाया है, इट इज मोर देन 100% बढ़ाया। तो अब कोई स्टेट में ऐसा नहीं बढ़ाया है, हाईएस्ट। उसके लिए भी हमको बहुत शाबाशी मिलता था। आज इसलिए अरुणाचल थोड़ा कंफर्टेबल है बजट में, बिकॉज ऑफ माई कंट्रीब्यूशंस। हम खुद अकेला क्लेम नहीं करूँगा, मेरा टीम, अरुणाचल का टीम हम लोग ने वो कोशिश किया था। नाउ अभी मैं ये चुनाव किस लिए लड़ना चाहता हूँ। मैं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूँ क्योंकि करना चाहता हूँ अरुणाचल का यूथ को, अरुणाचल का महिलाओं को, अरुणाचल का बच्चों को और अरुणाचल का जो भी जो हमारा जो सिटीजन्स को हम वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। चाहे वो ट्राइबल, विशेष करके जो ट्राइबल का इश्यूज़ में, जो माइनॉरिटीज़, रिलीजियस का माइनॉरिटीज़ का इश्यूज़ में कोई भी हमारा सेकुलर डेमोक्रेसी का ऊपर चीरचार करेगा, कोई भी हमारा जो इंडिया का जो वेल इस्टेब्लिश्ड, वेल ड्राफ्टेड जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे लोगों ने, विजनरी लीडर्स लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है, उसको कोई चीरचार करने के लिए कोशिश करता है, बदलने के लिए कोशिश करेगा, उसका आवाज़ हम जरूर उठाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंटायर अरुणाचल प्रदेश। तो इसके लिए हम वहाँ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ आवर राइट्स एंड आवर ड्यूटीज, इसके लिए हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। नाउ कम टू जीरो में कुछ इश्यूज़ है, वर्तमान जो कुछ इश्यूज़ है, जो आप लोग पूछेगा या हम सीधा बोल दूँ? तो मैं कल परसों मैंने देखा था जो यहाँ का यूथ लोगों ने कुछ इश्यूज रेज किया, पार्टिकुलरली जो डिलिमिटेशंस का इशू लेकर के। तो डिलिमिटेशन जो कमिटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया 2002 में, और 2002 से बहुत बार शायद इधर उधर एक्सरसाइज तो किया ऑल ओवर इंडिया में। अरुणाचल में भी लोग आया, उस सरकार ने उस समय में कमेटी बनाया। उस कमेटी में जो कमेटी का जो मेंबर का रिकमेंडेशंस वगैरह हो तो सब कुछ कॉपी तो है, हम लोग के पास कॉपी भी है, रिकॉर्ड भी है। और इसमें हमारा 2 जगह में जीरो में पॉपुलेशन हाईएस्ट है, नेक्स्ट टू ईटानगर। कैपिटल का नेक्स्ट जो पॉपुलेशन जो ज़्यादा है तो जीरो में है, जो 27,000 है। ये वोटर्स तो 27,000 है, पॉपुलेशन तो 45 हो गया होगा। 45,000 पॉपुलेशन, नेक्स्ट टू कैपिटल हो गया। तो यहाँ तो 2 का जगह में 3 भी बढ़ सकता है। अगर पॉपुलेशन बेस करेगा तो ये 3 भी बढ़ सकता है। तो 2 तो यूनियन था, 2 बनना तो यूनियन है। और ईटानगर तो 2.5 लाख पॉपुलेशन है, तो 2.5 लाख पॉपुलेशन में भी वहाँ 2 जो कमीशन ने 2 तो रिकमेंड कर दिया था जीरो में, और एक और सीट, एडिशनल सीट मिलने के लिए जीरो और हापुली। और ईटानगर में भी मेरा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में 2, और ये ईटानगर एंड नाहरलगुन। मेरा सगाली का कॉन्स्टिट्यूंसी भी पूरा जो रूरल पार्ट, ईटानगर रूरल पार्ट वो इनक्लूड हो गया था, गंगा, चिंपू और ऐसा बात ऐसा करके वो सगाली में आने के लिए। तो मेरा लिए तो ख़ास कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं था, हम तो वेलकम किया था कि मेरा डिस्ट्रिक्ट में और एक मिल रहा है बोल के। तो अभी तो 3 है, जो 4 हो जाना था वहाँ में। तो जीरो में भी 1 मिला तो हम तो सोचा था ये तो अच्छा होगा। लेकिन बाद में कुछ कमेटी गठन किया, और कमेटी गठन करके वो कमेटी लोग ने रिकमेंडेशन दिया तो उसको सीट बढ़ाने के लिए। तो सीट बढ़ाने का तो काम तो इतना वो तो टाइम लगेगा, क्योंकि 2026 तक तो मॉरिटोरियम पीरियड कर दिया जब अटल बिहारी वाजपेयी का गवर्नमेंट ने, कि नेक्स्ट अनदर 25 ईयर्स तक
कोई सीट नहीं भरेगा। मॉनिटरिंग पीरियड फिक्स किया, वो पीरियड जो है ख़त्म होता है 2026 को। तो ये कमीशन जो चाहने से तो कर सकता था, लेकिन तो असम में किया है। तो हमको मैं उसमें तो पहले का कमेटी में भी मैं मेंबर नहीं था। पहले का कमेटी में कुछ एमएलए लोग मेंबर था और दोनों एमपी मेंबर था। ईस्ट वेस्ट लोकसभा का जो एमपी है वो लोग मेंबर था वो उस कमीशन का अंदर में। मैं एक मीटिंग में लोग बोल रहे कि एक मीटिंग में मेरा सिग्नेचरीज है 2022 ना 2020 में। तो वो कोविड मीटिंग के लिए चीफ मिनिस्टर से मीटिंग बुलाया बोल के हम सगाली से अटेंड करने गया था। तो सगाली से अटेंड करने गया तो कोविड मीटिंग था। तो कोविड मीटिंग में उन्होंने डिलिमिटेशंस के बारे में कुछ रेजोल्यूशन बना के ला के सबका जो पार्टी आया था उसके सिग्नेचर साइन सबसे ले लिया, बोला कि ये ज़रूरी है, जो जल्दी भेजना है। तो हम लोग ने इसमें दस्तखत में साइन कर दिया। लेकिन बाद में पता चला ये डिलिमिटेशन और इंटर अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो बोल के नहीं था। जीरो को देना है नहीं देना उस विषय में बिल्कुल नहीं है। तो पर इंटर स्टेट के लिए लोग एक ड्राफ्टिंग बना के ला के हम लोग से साइन ले लिया आफ्टर ड्यूरिंग दी कोविड मीटिंग, बिकॉज कोविड वाज ए क्रूशियल प्रोग्राम। तो उसी दिन में बहुत टेंस सिचुएशन था कोविड के लिए, सब डर रहा था। हम लोग तो घर से बाहर निकलने के लिए भी डर रहा था। तो ऐसा सिचुएशन में एक मीटिंग बुलाया तो उस समय में ये शायद इलेक्शन वहाँ से कमीशन से शायद आदेश आया था होगा, ये सब पेपर भेजो कुछ इसलिए वो भेजा था। लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगा तो अभी भी कर सकता है, कल भी कर सकता है, परसों भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। यूनियन मिनिस्ट्री में जो बैठा जो किरण रिजिजू साहब यहाँ से 3 बार रिप्रेजेंट हो चुका है और 3 बार में वो इतना बड़ा पद में यूनियन मंत्री रहा। होम मिनिस्ट्री में होम मिनिस्टर रखा और होम मिनिस्ट्री तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है मैंने नॉर्थ ईस्ट के लिए, और हम लोग का इशू के लिए जो बहुत रिलेवेंट डिपार्टमेंट है। क्योंकि हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट विशेष करके जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो, चीफ सेक्रेटरी का पोस्टिंग हो, होम कमिश्नर का या डीजीपी का पोस्टिंग हो, जितना आईएएस आईएफएस का पोस्टिंग हो, वो होम मिनिस्ट्री करते हैं। हर पहल होम मिनिस्ट्री होता है। होम मिनिस्ट्री के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी वो होम मिनिस्ट्री कंट्रोल करते हैं। तो उनका हाथ में तो था, वो चाहने से तो कर सकते हैं। उसके बाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर रखा। वो तो इंडिया का हर कानून को जितना भी पार्लियामेंट में पास हुआ उनका बिना अप्रूवल से तो होता नहीं। जितना भी कानून बनाया, जो अच्छा कानून बनाया, बुरा कानून बनाया, सही कानून बनाया, गलत कानून बनाया, तो उनका हाथ से उनका दस्तखत से ही कानून बनेगा। उनका बिना तो एक भी कानून नहीं बना सकता। फर्स्ट वो अप्रूवल होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में पास करेगा तो एक्ट बनेगा। उसका नोटिफिकेशन उनका सिग्नेचर से ही होगा। तो जो चाहने से कानून बदलना, कानून अमेंड करना, कानून हटाना, कानून नया बनाना उनका हाथ में था। तो अरुणाचल का हित में अच्छा मौका था कि जो जितना वो कर सकता था अरुणाचल को हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारा प्रिजर्वेशन के लिए, हमारा राइट्स के लिए, हमारा ड्यूटीज़ के लिए, हमारा सिक्योरिटी के लिए सब कुछ उनका हाथ में था तो कर सकता था। अगर नहीं कर पाया तो हम तो किसको ब्लेम करेगा। आखिरी तो अपना आदमी है, अपना प्रदेश का अपना भाई है। तो ब्लेम करने से भी लोग सोचेगा कि अरे तो अपना लीडर को बहुत ब्लेम कर रहा है। हम ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन कर सकता था, वो नहीं किया। जो भाई लोग ने कुछ आवाज़ उतारा है शायद वो सही है, उनका हक के लिए बोल रहा है, गलत तो नहीं बोला। वो उनका राइट था, उनका डिमांड था, उनका मांग था।
वो मांग को तो पूरा करने का काम तो केंद्र सरकार का है। जब केंद्र सरकार में होते हुए भी नहीं कर सका तो क्या उसको क्या बोलेगा, तो लोग तो नाराज तो होगा। तो ये सब इशू लेकर के यहाँ थोड़ा टेंस है, सिचुएशन टेंस है यहाँ में जीरो में। मैं आज भी सुबह भी पता लगाया तो ये यहाँ का लोग यूथ लोग का ऊपर में टेंस है। तो मैं अपील करूँगा कि ये थोड़ा शांति पूर्व से लेके चले, क्योंकि पीस इज द की टू डेवलपमेंट। शांति के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो हम लोग शांति बनाए रखना पड़ेगा। और जो भी मांग हमारा सामने में उन लोगों भी जो रखेगा, जो हमको जो दायित्व देगा, इफ़ आई इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा, 5 साल में जो टेन्योर में जो ड्यूटी देगा हमारा अरुणाचल का लोगों के लिए, नौजवान लोगों के लिए, विशेष करके जो हर वर्गों का लोगों के लिए, हर माइनॉरिटीज का लोगों के लिए, हर रिलीजियस लोगों के लिए जो हम लड़ सकते हैं, जो उनका सिक्योरिटी के लिए जो हम लड़ सकते हैं, हम जरूर लड़ेंगे। और मैं ज़रूर वादा करता हूँ। और विशेष करके जो अपातनी कम्युनिटीज़ के लिए, अपातनी भाई बहनों के लिए, ये तो हमारा अबोतनी का भाई है, उनके लिए तो मेरा आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी होगा। और अब सबका आवाज़ बन करके हम दिल्ली में रिप्रेजेंट करूँगा और पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करूँगा। और ज़रूर आपका जो भी मांग है, जो डिलिमिटेशन आपको चाहिए, आपको डिमांड चाहिए, बिकॉज पॉलिटिकल पावर के लिए लोग लड़ते हैं। पॉलिटिकल इज अथॉरिटी है, सोल अथॉरिटी फॉर गवर्नेंस। तो अथॉरिटी जब पॉलिटिकल राइट जब मांग रहा है, तो बिना पॉलिटिकल राइट का तो लोग समाज आगे बढ़ना भी मुश्किल है। तो समाज आगे बढ़ने के लिए, उसका फ्यूचर के लिए, उसका सपोर्ट करना, उसका साथ देना और उसके लिए बोलना, वो हमारा दायित्व बनता है। ये दायित्व हम निभाएंगे। जो आवाज़ आप लोगों ने उठाने के लिए बोला, जो अपातनी भाई और बहनों का जो सेंटीमेंट है, इमोशनल फीलिंग्स है, उसको हम जरूर मान के आपका आवाज़ हम उठाएंगे। और यहाँ में जीरो में हमने सुना है कि एमपी साहब ने, अभी एमपी भी है, यूनियन मिनिस्टर भी है, उन्होंने यहाँ जीरो से तो हाईएस्ट वोट मिला। हम रिकॉर्ड दिखाई तो फर्स्ट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी जीरो से हमेशा उसको हाईएस्ट वोट ही मिला है। दैट मीन्स जीरो लोग तो इतना उसको प्यार किया, इतना सपोर्ट दिया, मतलब इतना उम्मीद किया कि इससे हम लोग बहुत काम करवाएंगे और हमारा बात को सुनेंगे, हमको परिवार जैसे लगेगा। वो बहुत तो सपोर्ट तो दिया है, लेकिन यहाँ ग्राउंड में दिखाए तो इतना जो करना चाहिए था वो पूरा नहीं कर पाया। फिर भी मैं जब वो नहीं कर पाया, उसका काम मैं पूरा कर दूंगा। हमको मौका दे दीजिए, वो जो नहीं कर पाया, नहीं कर सका, वो हम करेंगे। और जीरो में यहाँ एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर हम बनाएंगे। जीरो में अब अपना जो ट्राइबल इको कल्चर सेंटर हम यहाँ बनाएंगे। और जीरो में बिजनेस हब हम लोग सपोर्ट करेंगे, बिजनेस हब हम लोग बनाएंगे। जीरो में एक गवर्नमेंट कॉलेज बनने के लिए हम जरूर उसके लिए लड़ेंगे। एक गवर्नमेंट कॉलेज जीरो में देना चाहिए। जीरो में जो इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है वो मैंने दिया था, मैंने दिया, ITI भी मैंने दिया यहाँ में। आपका जो डॉन बॉस्को कॉलेज है ना, क्या सेंट क्लेज कॉलेज भी, जब उसको मैं, अच्छा वो जो बिशप केरकेता का समय में भी उसको बोला कि अरुणाचल में आपको कॉलेज बनाओ, अरुणाचल में स्कूल बनाओ। हमने उस समय भी हम जो जहाँ मैं बोला वो कर दिया है। तो जीरो में बहुत कुछ कर सकता है। और जीरो एक बाद में जाके एक वर्ल्ड डेस्टिनेशन सेंटर बनेगा, एक एजुकेशनल सेंटर बनेगा, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर बनेगा। जीरो एक डिमांड प्लेस होगा, एक सेफ एंड सिक्योर प्ले होगा, एक शांति का प्लेस होगा। तो इसलिए मैंने जीरो को और सुंदर बनाने के लिए हम रिंग रोड, चारों तरफ रिंग रोड बनाने के लिए भी हमने पस स्कीम नाबार्ड से, पहले अरुणाचल में नाबार्ड नहीं आता था, पर्स स्कीम
2 स्कीम हमने सेंक्शन कराया। हम खुद मुंबई जा करके नाबार्ड का हेड क्वार्टर में जा करके ये 2 स्कीम सेंक्शन करेंगे। ये जीरो में रिंग रोड और यजाली तो मेंग्यो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये 2 रोड फर्स्ट नाबार्ड का सेंक्शन है। आप पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं। अरुणाचल में ये प्रथम नाबार्ड घुसने का ये स्कीम है, 2 स्कीम वो भी हमने किया था मेरा समय में, मेरा टेन्योर में किया था। और यहाँ फ्यूचर में हम चाहते हैं कि जीरो में 2 के जगह 3 MLA बने, वो हम चाहते हैं। और फ्यूचर वो तो एक दिन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा और लोगों का जो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये काम हम करेंगे और हमको करने के लिए आप लोग सपोर्ट करिए और मौका दीजिए। हमारे जो MP कैंडिडेट पादी रिचो साहब और MP कैंडिडेट नाबम टुकी साहब और पादी रिचो फॉर्मर प्रेसिडेंट आपके सामने कुछ चीज़ ऑलरेडी रख चुके हैं। मैं दोनों का जो इश्यूज प्लेस किया, यानी कि जो गारंटी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है 5 guarantees. In addition to that, for the through you, through the media, I would like to appeal and apprise the intellectuals of Giro Plateau, especially the youths, educated people, to relay what we are saying in our Apatani, Assamese and other languages. It will be better for me to speak in English to place the crystal clear what the limitation is. While supporting the candidature of Mr. Nabam Tuki, I have special points to mention. When a person becomes an MLA, he enters into the Legislative Assembly of Arunachal Pradesh. From there, from among the MLAs, a legislative party is elected who becomes the chief minister. Then the chief minister, with the consent of the governor, appoints various ministers. So that is the chain of experiences that can train you individually in the personification of Mr. Tuki or Kiran Rijiju or Takam Sanjay. What I want to put is, Mr. Nabam Tuki had his experiences, immense experiences of governance, of social life, of political life, of having been a son of a farmer, came to the peak of governance. Now, what is left after having become ministers for so many years? His experience is enough reason to measure when he is contesting the member of parliament seat for Arunachal West. When he had become chief minister, it is very obvious, very clear, a man who has become chief minister is naturally, well equipped with experiences, with many intelligences, schematic programs and policies of Government of India. He will keep himself abreast to all these informations. What I want to put is, so an ex-chief minister goes to the Parliament House, the weight and the measure, the weightage that can gain for the state of Arunachal will be different from any other person. A man who has not become an MLA and had never been a minister in a state, I think would find a little bit difficult because one lacks experiences. I'm not very specific in mentioning against anyone. So he or she may not be able to keep himself at ease while running the union ministry. Therefore, with the experience of Mr.
Nabam Tuki's stature, the state can reap a lot of benefits if he is elected as Member of Parliament from Arunachal West. That is, number one, the essence of Tuki being elected and the state getting eminence and importance and benefit the people of Arunachal would reap if he is elected as Member of Parliament. I appeal young people, women, children, Ane, Abu, officers, intellectuals, across the board. Across the board includes any political party. A man may have an alliance or may have leniency to a political party, but he or she can make judgment. And the best judgment that can be made is if we bless and support Mr. Tuki, Arunachal would get lot many dividends. Regarding the delimitation, I would like to put it in English so that everybody, educated people, understands, and they will further relay it to the men and women of our Apatani brethren. Delimitation was due for Arunachal Pradesh, like any other states in the country. But unfortunately, it got freezed till 2026. This is a general, I don't want to relay the history and the background of delimitation. In 10-20 years, a delimitation has to take place. The growth of population, the ethnicity, how a small group can be brought to the mainstream. So delimitation is a political exercise which would give lease of life, and political voice to the smallest group of the smallest in any platform. Therefore, the Constitution has provided a delimitation commission. Unfortunately, through an act of Parliament, it has been freezed till 2026. Now, as our candidate Nabam Tuki Sahab has said, if government wants a bit of small piece of Parliament, one line of Parliament, a law minister of the Union of India brings it to the Parliament and says, no, we want to go ahead with the delimitation of Arunachal Pradesh. Just one line of resolution, government resolution, is sufficient enough to go for a delimitation. That may not be, if it is for Arunachal Pradesh, that naturally comes to zero. Now, let us go only to zero. My party, our party, Congress view is very clear. We are 100% we are supporting the demand raised by our Apatani brethren for revising the population development scale, and the minimum demand that is entitled for Apatani Zero Plateau is 2. As per 2001 census. 2001 census. 2011 census has been done. 2011 census has been done. 2021 census has not been done. This government of India has not done any exercise on this. ये census किया ही नहीं है. So now we would demand to immediately after election करने के साथ ही साथ government of India should immediately order for census. And 2021, 11 नहीं तो 2021 census को लेके delimitation को करना पड़ेगा. तो 2021 का जो 26 में जो बाहर रखा है, सील करके रखा है, ये 24-25 में एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा. So recently कांग्रेस ये APCC प्रेसिडेंट का साथ हम सब सीनियर लोग कारगे साहब से मिला है, जयराम रमेश साहब लोग को भी मिला है, और आप यहाँ का जो पॉइंट रेज किया उसको हम लोग ऑलरेडी कांग्रेस को बताया गया है कि आपका सरकार आएगा तुरंत ये प्रायोरिटी अरुणाचल का डिलिमिटेशन को शुरू करने देना है. और मिनिमम सीट ऑलरेडी जीरो प्लेट्यू, द ओनली फर्स्ट ग्रुप
फॉर द लेटेस्ट डिलिमिटेशन में ओनली मांग शुरू करने वाला ओनली जीरो है। अभी दूसरे लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाया। जैसे पहले ज़माना का डिलिमिटेशन में था, हम लोग स्टूडेंट लीडर था तो हम लोग बहुत इसको रेज किया था। उसी तरह द कांग्रेस इज 100% supporting the demand raised by them. APCC is supporting, and ये एक जीरो का, so minimum is 2, कल 2022 1 का बाद it may be 3 and even it may be 4. And यहाँ for the political spectrum of all political parties in Arunachal Pradesh, we would like to appeal that delimitation is not only for any political party. It is for the people, for the area, for the region. So any demand that is made should be common. All parties should join together and raise this voice. Now, while supporting zero and Congress party supporting the cause of zero, I think soon a state level delimitation committee and NGO, a strong NGO is on the pipeline to support zero and to demand for more MLA seat in Arunachal Pradesh because of its sensitivity, because of its strategical, strategical area. And moreover, so many ethnicities bordering 3 important countries. Some of our neighbors are demanding many things. It would be the best if this government, tomorrow whoever government comes, bring more legislation in parliament to give a befitting reply, carry on giving a befitting reply to the Chinese government that Arunachal is not part of China. It is an integral part of Arunachal Pradesh. So more MP seats should be provided, more MLA seats should be provided, so that each and every ethnicity is represented in the Legislative Assembly. More voice is carried from Arunachal to the Parliament for more Lok Sabha seats of 5 or 6, whatever may be. This is how our delimitation informations and the guarantee that we are making is our priority party support. And if he becomes member of parliament, the first agenda would be zero's delimitation aspect will be the top agenda, and to follow the delimitation, more seats for assembly and more seats for parliament would be the main agenda of our this one. And Congress party will not keep quiet when our brethren in Zero Plateau is raising the issue of delimitation committee. With these 2 important submissions, I would like to appeal men, women, Ane Abu, everybody, intellectuals, particularly the youths, the first-time voters to vote for Mr. Nabam Tuki in his person, as a capacity in the person of ex-chief minister, sitting MLA, and he can do justice to the people of Zero and to the people of Arunachal Pradesh. With these few submissions, I appeal each and every one of our brothers and sisters in Zero to cast their valuable votes in favor of Mr. Nabam Tuki, who is representing एक नियम नीति के साथ कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट किया है अक्रॉस द बोर्ड ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन में। टुकी साहब को नमस्कार के हिसाब से और विनती हम लोग विनती करता है कि उसको आपका मूल्यवान जो वोट है उसको कास्ट करें और 19 अप्रैल को आप मिस मत कीजिए। कहीं पर भी हो आप अपना पोलिंग स्टेशन में पहुंच के नाबम टुकी साहब को आप वोट करें। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आपने कहा था कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ लोग हैं वो लोग को मंथली 8,500 मिलेगा आप अगर जीतता है बोलने से, तो उसका बारे में थोड़ा डिटेल से बता दें कि मतलब कैसा मिलेगा और अनएम्प्लॉयड को हटाने के लिए और आप क्या करेगा। एक्चुअली ये जो गारंटी है कांग्रेस पार्टी का
गारंटी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। उस गारंटी में कांग्रेस पार्टी विशेष करके राहुल गांधी ने पूरा साउथ टू नॉर्थ एंड ईस्ट टू वेस्ट पूरा भारत जोड़ो यात्रा करके सबसे मिला, सबसे सुना, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तो गया और मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो नया यात्रा करके सब लोगों को मिला। इसमें विशेष करके नौजवान यूथ को मिला, अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो तो पकड़ के अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ तो बातचीत करके डिस्कशन डिबेट ले करके उन्होंने पता किया कि देश में इतना यूथ जो बेरोजगार है, बिना काम का, जो पढ़ा लिखा होकर ग्रेजुएट होकर डिप्लोमा डिग्री करके ऐसे बैठा हुआ है, तो उन्होंने देखा कि ये इस प्रकार से चलेगा तो हमारा जो यूथ लोग तो खराब रास्ता में जाएगा। ये तो स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा और लोग एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ेगा। तो इसलिए उन्होंने फैसला किया कि एक सिक्योरिटी है, ये यूथ के लिए एक सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। दैट मीन्स जब तक नौकरी, परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ये स्कीम कंटिन्यू चलते रहेगा। ये पार्टी से बहुत सारा लोगों ने रिजाइन किया है, उसके बाद जो दूसरे जो अभी जो करंट गवर्नमेंट उसने ज्वाइन किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पहले मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में रूलिंग के साथ यही चलता है। और ये तो अब क्या बताऊं, ये तो आयाराम गयाराम तो ये यहाँ तो एक कल्चर बन गया है। और ये हमारा जो कांग्रेस का कैंडिडेट लोग को भी वो लोग खरीद के ले गया, जो मेन वर्कर को भी खरीद लेते हैं ये लोग। इसमें ये तो क्या बोलेगा, ये तो पॉलिटिकल करप्शन है, पॉलिटिकल करप्शन है, और इलेक्टोरल करप्शन है, इलेक्टोरल करप्शन है। तो इसको बंद करना है, इसको ख़त्म करना है, इसको रुकना है। ये यूथ लोग उसके लिए खड़ा होना, इसको आवाज़ होना पड़ेगा। आप लोग बोलता है कि ये मनी कल्चर को बंद करो, क्लीन इलेक्शन होना है, करप्शन फ्री स्टेट होना है। ओनली मुख से मीटिंग में बोलेगा, स्लोगन बुलवाएगा, उसके बाद खुद उसको प्रैक्टिस करेगा अंदर से। ये तो न्याय ही नहीं है ना, ये तो अन्याय है। दिस इज इनजस्टिस टू यूथ, इनजस्टिस टू पीपल। दे आर मेकिंग पीपल करप्ट, mentally they are making corrupt, they emotionally they are, spiritually they are making corrupt। अरे आदमी को अच्छा रास्ता दिखाना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, और हर पॉलिटिकल पार्टी को रहने देना चाहिए। जब अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ बचेगा? अपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी कहाँ होगा? सिर्फ पैसा का बल से ही पावर में आना है तब तो डेमोक्रेसी नहीं होगा। तो अपोजिशन को बचने नहीं देगा, उसको सब खरीद करके लेके जाएगा, तब तो ऑथोक्रेसी हो गया। तो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट होगा, दैट मीन्स आपका नॉर्थ कोरिया जैसे सरकार बनेगा, बाद में रशिया जैसे, चाइना जैसे सरकार होगा। इसी लाइन से जा रहा है। उसको रुकने के लिए अभी हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उसको रुकने के लिए हम एमपी उम्मीदवार बन के खड़ा कर रहा हूँ। उसको रुकने के लिए, ये इस प्रकार ऑथोक्रेसी को रोकने के लिए हम लोग दिल्ली में इंडिया गठबंधन को सरकार लाना बहुत ज़रूरी है, इंडिया वालों का सरकार लाना ज़रूरी है। इसलिए आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि हमको सपोर्ट करना है और हमको जिता के भेजना है, ताकि हम इस आप सबका आवाज़, आप सबका जो इमोशनल सेंटिमेंटल फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, आप सबका जो डिमांड्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब सर आप लोग का रिजाइन करके दूसरा पार्टी में, और बहुत ऐसा भी है जो अपना खुद इंडिपेंडेंस के लिए खेल रहे इस बार, तो उसका बारे में आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि उसमें तो कुछ बोलो तो किसी का ज्वाइन नहीं होगा, खुद से इंडिपेंडेंस खेलेगा अभी कर रहा है, उसका बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, कोई भी पार्टी में ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसमें अब मेरा आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा जो कैंडिडेट को लेके जाना, उसमें मेरा आपत्ति है। आपको
आम जनता कोई कार्यकर्ता इधर जाओ या उधर जाओ वो उनका मर्जी है, डिसीजन तो उनका है, अपना अपना डिसीजन तो होगा। लेकिन जो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है या अन्य पॉलिटिकल पार्टी का जो उम्मीदवार है या अपोजिशन पार्टी का जो उम्मीदवार को उसको लेके जाना तो हमको लगता है कि ये अन्याय है और ये फ्यूचर के लिए टिक नहीं होगा। अगर कल सेंटर में अगर कांग्रेस आएगा या इंडिया ब्लॉक का सेंटर में गवर्नमेंट आएगा जो 2024 में जून 4 तारीख को रिजल्ट में अगर आएगा, अगर कांग्रेस पार्टी का सरकार आ गया, अगर हम भी इस प्रकार से करेगा कि अभी सेंटर में कांग्रेस हो गया, अभी सारा बीजेपी आओ, सबको अगर लेके आएगा तो कांग्रेस बीजेपी एक भी नहीं बचेगा, डेमोक्रेसी कहाँ होगा? वो तो आएगा ही आएगा, श्योर एंड सर्टेन है। जब सेंटर में आएगा तो आना ही पड़ेगा, तो उपाय तो नहीं होगा। तो इसलिए कम से कम पार्टी को बचाए रखना चाहिए, अपोजिशन को भी रहने देना है। जब मेरा सरकार था तो भी 11 बीजेपी विधायक था, 11 बीजेपी विधायक को तो हम तो चीर-चार नहीं किया। हम किसी को हम तो लेके आया नहीं है, किसी को खरीदा नहीं है। हम अरुणाचल का टीम स्पिरिट में लेके जाने के लिए कोशिश किया और सबको एक साथ, उसमें बिल्कुल भेदभाव भी नहीं है। और जो 11 बीजेपी का जो विधायक था वो भी बराबर उसका जो राइट को मिलता था, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए पैसा आना है वो बराबर मिलता था, डिस्पैरिटी नहीं था, बिल्कुल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन था। लेकिन आजकल तो डिस्पैरिटी हो रहा है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जो सेंटर जो पैसा आता है हर पॉपुलेशन बेस में आता है, जोग्राफिकल बेस में आता है, इकोनॉमिक इंडेक्स का बेस में आता है, डेमोग्राफी का बेस में आता है, उसको अब लोग एक साइड में कंसंट्रेट करके डेवलपमेंट के लेके जाएगा। कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस करेगा, हाई कोर्ट में केस करेगा तो, क्योंकि जो पैसा आया, पैसा वहाँ से आने का क्राइटेरिया को तो मैं मालूम है ना, मैं तो पैसा कैसे आता है, फंड कैसे आता है, स्कीम कैसे आता है मुझे मालूम है। दे कैनॉट डू इनजस्टिस टू अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, उसका न्याय के लिए भी हम लोग लड़ेगा, उसको भी हम लोग पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे, उसको भी हम हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाएगा कि किसी का अगर अन्याय होते तो आप बोलिए। अभी जीरो का यूथ ने आवाज़ उठाया, जीरो का लीडर ने कहा कि हमारे एमपी साहब का यहाँ एमपी लेड फंड एक भी नहीं दिया। वो तो बहुत गलत बात है, दुख की बात है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसको इतना बार बनाया तो कम से कम यहाँ तो देना चाहिए था, यहाँ तो डेवलपमेंट कर देना चाहिए था। जो उसको प्रॉमिस था वो प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए कोशिश करना चाहिए था। तो इसलिए लोगों का दुखी है, सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट को भी समझना चाहिए। सर, एक इंडिपेंडेंट एमपी कैंडिडेट ने कहा है कि अरुणाचल में जो अपोजिशन पार्टी है स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ का जो अरुणाचल का और असेंबली में मुद्दा नहीं उठाता है बोलते हैं, उसका बारे में आप क्या कहना चाहिए? अपोजिशन होने देता है, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होने देता ही नहीं है, सब खरीद के लेके जा रहे तो अपोजिशन कहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा? और अपोजिशन तो आम जनता बनाना चाहिए ना। हम लोग मीडिया लोग साथ देना है, अपोजिशन के साथ देना है, एक साथ देना है। एंड मीडिया जो है और आम जनता जो है, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रेशर ग्रुप्स है, यूथ है और स्टूडेंट्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपोजिशन के साथ दे करके जो डिस्पैरिटी है, इनजस्टिस है, उसको लड़ना है, उसको साथ देना है, आवाज़ बन के खड़ा करना है। ऐसा नहीं है अपोजिशन को सब मिलके उसको दबाएगा, वो सब पूरा रोलिंग के साथ सब चला जाता है। आप लोग और डिटेल्स में तो मैं मालूम हूँ, लेकिन डिटेल्स में अभी नहीं बोलने से भी होगा। तो सर, ये जो 2026 में डिलिमिटेशन होने वाला है, उसमें जो 60 सीट्स है अरुणाचल में उससे नहीं बढ़ेगा बोल रहे हैं, उसका रीअरेंज होगा बोल रहे हैं। तो अगर बाद में अगर अब बन भी जाता है बोल रहे एमपी, तो उसको कैसे रीअरेंज करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जो कमीशन जिस प्रकार से करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसका जिसका जस्टिफिकेशन होगा, जिसका राइट होगा उसको मिलेगा। विदिन 60 में हो तो भी जिसको मिलना है मिलना चाहिए, जो जीरो अपले में जो मिलना है वो मिलना चाहिए, विदिन 60 में हो या
हम लोग तो बढ़ने के लिए तो फाइट करेगा। कम से कम एमपी इतना जोग्राफिकल एरिया है, बॉर्डरिंग विथ चाइना, म्यांमार एंड भूटान, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेट है। और हम लोग तो देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, देश का सिक्योरिटी को, देश का सोवरेनिटी को हम लोग रक्षा करने वाला स्टेट है। एक ये बन करके हम खड़ा है, आपका सेंटिनल बन करके हम लोग खड़ा है देश के लिए। तो हम यहाँ प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बॉर्डर स्टेट है, यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ाना चाहिए, पॉलिटिकल राइटफुल यहाँ सिटीजनशिप को बढ़ाना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एमपी में कम से कम होने से भी 5 सीट लोकसभा में बढ़ाएं, राज्यसभा में और 3 सीट बढ़ाएं, और असेंबली में कम से कम 80 तो 90 सीट बढ़ाएं। तब यहाँ का हर सोसाइटी रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि यहाँ तो 36 मेजर ट्राइब्स है, 100 से अधिक सब ट्राइब्स है। हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भी रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हर समाज रिप्रेजेंट होना जरूरी होता है ना, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है। तो नहीं तो उनका आवाज़ कौन उठाएगा? वो हम चाहते हैं कि हर समाज का रिप्रेजेंटेशन उसका अकॉर्डिंग टू देयर राइट्स, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन और रिप्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जो पहले डिलिमिटेशन में पहले जो कहा है, मैं कोविड-19 का मीटिंग बुला करके वो डिलिमिटेशन का जो गवर्नमेंट ने सिग्नेचर ले लिया। कोविड-19 का मीटिंग के लिए मीटिंग था, लेकिन डिलिमिटेशन का बारे में मेरा इतना जानकारी नहीं था। सर, जो अभी ऋषि साहब ने भी बताया कि ये जो विलेज में जो रोड बनाया है आपका थ्रू बनाया है बोला है, लेकिन जो फॉर्मर एमएलए और मिनिस्टर यहाँ का, उनका कहना है कि उन्होंने बनाया, तो किसमें सच्चाई है? तो उसको मैं रिप्लाई देता हूँ। जो पीएमजेएस रोड बोलता है ना, 5 पेज को वो हम लोग बना दिया है नापुर के साथ समय में। सेकेंड पेज का एमएलए जरूरत नहीं है, वो मेंटेनेंस है, वो फॉलोअप है। अभी नया स्कीम नहीं है ना, जो पे में, हाँ, जो आपका जो ब्लॉक लगा है ना उसका, वो तो मेंटेनेंस स्टेज है। सेकेंड स्टेज 2, इसलिए वाला स्टेज 1 में शुरू में नया स्कीम में हमारे समय में तो के साथ मदद करके हुआ। अभी मेंटेनेंस तो बिना एमएलए हो जाता है कि नहीं? वही है। अभी ये जो ऋषि साहब ने जो 30 लाख जो पेंडिंग है बोले, उसमें कितना सच्चाई है सर? वो कैसे है, मतलब उसके बारे में बता पाएगा? ये तो गारंटी है, ये झूठ नहीं है ना, ये गारंटी कार्ड में यहाँ दिया हुआ है। और ये तो पूरा नेशन वाइड पब्लिसिटी है, कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से रिलीज हुआ है। और ये आरटीआई करके डॉक्यूमेंट को निकाला है हर मिनिस्ट्री से, एवरी मिनिस्ट्री से, रेलवे से, आपका हाउसिंग से, आर्मी से, डिफेंस से, पुलिस से, हर डिपार्टमेंट का जितना डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। हर मिनिस्ट्री में पूरा इतना कलेक्शन आरटीआई करके निकाला, तो इतना पोस्ट वैकेंट है, 30 लाख का पोस्ट वैकेंट है। वो भी सेंशन पोस्ट है, वैकेंट है। जो रिटायरमेंट हो गया उसको रिक्रूटमेंट नहीं किया, रिटायरमेंट चला गया, रिक्रूटमेंट नहीं किया। ट्रैवल के लिए 7%, इसमें आईएएस भी होगा, आईपीएस होगा, सबका पोस्ट होगा। 7% रिजर्वेशन है। और इसमें हमारा रिजर्वेशन होगा, इसमें भी हमारा लोग को बहुत लोग को मिलेगा। 30 लाख में हमारा ट्राइबल को भी बहुत मिलेगा, अरुणाचल का लोगों को भी बहुत मिलेगा। लेकिन हम लोग का डिप्राइव किया है, ऐसा करके डिप्राइव किया है। 10 साल में हमारा लोगों को नौकरी नहीं मिला। उसका कोई लोग तो एज पार भी हो गया होगा, जो एलिजिबल एज जो है ना, जो अप्लाई करना था, रिक्रूटमेंट ये इंटरव्यू देना था, वो एज भी पार हो गया होगा। दैट मीन्स 10 साल में कितना अनएम्प्लॉयड यूथ, कितना जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ लोग का डिप्राइव हो गया, आप सोच के देखिए। वो लोग, उसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। सर, जैसे कि अभी हमारे जो सीएम सर है, उनका एक वो पैक है जो डबल इंजन सरकार। अगर आप कांग्रेस पार्टी से अगर आप एमपी में इलेक्ट हो भी जाता है, तो आपके जो भी मैनिफेस्टो में है, तो क्या आप एश्योर कर सकते हैं कि वो पूरा फुलफिल हो पाएगा अरुणाचल के लिए? जो मैनिफेस्टो में हम लोग कहा है, हमारा सरकार आने से ये फुलफिल होगा। और हम लोग सरकार आने के लिए हम लोग ने कॉन्टेस्ट कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। इंडिया गठबंधन सरकार दिल्ली में आएगा। और आपको भी मालूम होगा, न्यूज़ तो आजकल तो नहीं बताएगा, लेकिन इंटरनल अपना से असेसमेंट करके सर्वे करके देख लीजिएगा, इंडिया का गठबंधन सरकार दिल्ली में आ रहा है। इसलिए ये काम हम लोग करेंगे।
तो पहले जो जीरो में जो किरण रिजिजू सर के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहा था, जो उन्हें बॉयकॉट कर रहा था, और अभी वही लोग जो है किरण रिजिजू सर का जो सपोर्ट में आ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इस बार भी अगर किरण रिजिजू आएगा और सेंटर में भी अगर बीजेपी रहेगा और अभी जो 17 जिलो हापुली के जो एमएलए इलेक्ट हुआ है वो भी बीजेपी पार्टी से है, तो ये दौरान जो जिलो के लिए है बहुत बेनिफिट्स रहेगा ये डिलिमिटेशन को लेके, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले से इलेक्शन को नहीं जान सकता। रिजल्ट से पहले, इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले अगर कोई कैंडिडेट बोलता है कि हम सरकार बनाएंगे, वो कैसे सच होगा? आप सोच के देखिए, वो गलत है ना। उसका क्या सपना बोलता है? मोहनलाल का सपना, दिन देख रहा है सपना। ऐसे पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिक्स सच बोल के वोट मांगिए, वो अच्छा है। लीडरशिप देना है तो एकदम क्लियर एंड क्लीन एंड विजनरी लीडरशिप बनिए, तब ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको झूठ बोलेगा वहाँ में सेंटर में हम फिर आएगा वो आएगा, ऐसा नहीं होता है। चुनाव के बाद पता चलेगा सरकार कौन आएगा। और हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहाँ सेंटर में सरकार आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और विनती कर रहे हैं, सब अरुणाचल का लोगों को विनती कर रहा हूँ कि हम लोग को इस बार सेंटर में सरकार बनाने के लिए मदद करिए, सपोर्ट करिए, वोट दीजिए, ताकि हम अरुणाचल को वहाँ रिप्रेजेंट करेगा। और उन लोग को तो मौका दे दिया, किरण रिजिजू को 3 टर्म मौका दे दिया। 15 ईयर्स तो मामूली समय नहीं है। तो अरुणाचल जैसे स्टेट से एक आदमी को 3 बार मौका देना तो बहुत बड़ा बात है। तो सबको अप्रिशिएट करना, सबको धन्यवाद देना चाहिए, सबको थैंक्स देना चाहिए। इसलिए वहाँ हम लोग रिप्रेजेंट होने से हम भी वो जितना काम किया उसे डबल भी कर सकते हैं, उसके बहुत अच्छा भी कर सकता है। एक चेंज तो चाहिए ना। सो पीपल दिस टाइम दे वांट चेंज। ये चेंज तो होगा, सेंटर में भी चेंज होगा और कहीं भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ जो है, चाहे आप अपोज जीत के आओ या इलेक्टेड जीत के आओ, हम लोग यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। सब मेरा दोस्त था। जो अभी पावर में है वो भी मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा बहन है। कोई हम लोग पॉलिटिकली एनिमी नहीं है, हम लोग फ्रेंडली है। लेकिन चुनाव पार्टी सिंबल अलग अलग है, लेकिन आदमी तो एक है ना, कोई और नहीं है। आदमी तो अरुणाचल का लोग है और मेरा जान पहचान लोग है। हम अलग पार्टी अलग होने से भी एक साथ खाता पीता, एक साथ बैठता, एक साथ मीटिंग करता, एक साथ बात करता, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए उसमें पार्टी में इस बार मत जाइए, आप अपना रिलेशंस में जाइए। अपना सीनियर ये जो काम कर सकता है, जो ये के लिए चेंज के लिए बदलने के लिए जो आप लोग सोचा है, उस हिसाब से आप लोग को जाना है। और सेंटर में अगर इंडिया मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया तो ये लोग को भी हमारा दुश्मन नहीं है। तो ये लोग तो अल्टीमेटली दे हैव टू कम टू कांग्रेस ओनली। कांग्रेस में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस से तो चला गया ना, कांग्रेस से गया है। मतलब ऐसा भी बोल सकते कि हम लोग ने भेजा है वहाँ कम से कम सेंटर के साथ पैसा लाने के लिए। फिर सेंटर में फिर कांग्रेस आएगा, फिर सेंटर का पैसा लाने के लिए फिर वो लोग फिर कांग्रेस में वापस आना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग रिसीप्शन करेंगे होम कमिंग बोल के। थैंक यू।